सीरिया जो पिछले एक दशक से गृह युद्ध और अस्थिरता का सामना कर रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव वहां हुआ है। हालांकि इस बदलाव के साथ ही एक नई चिंता ने भी जन्म ले लिया है और वो चिंता है आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़ी हुई। अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी ग्रुप्स के द्वारा मजबूत होने का खतरा अब सीरिया में मंडराने लगा है। सीरिया जैसे अस्थिर और कमजोर शासन वाले देश में यह खतरा बहुत ज्यादा सीरियस है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल मसलन, क्या सीरिया इस खतरे से उबर पाएगा? और अगर यह संगठन फिर से एक्टिव होते हैं तो यह केवल सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। नमस्कार, मैं गीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जॉस हिंदी के शो वर्ल्ड इन फोकस में। वर्ल्ड इन फोकस में आज बात होगी सीरिया में सत्ता परिवर्तन और आईएसआईएस और अलकायदा के दोबारा उभरने के बड़े खतरे की। सीरिया जो कि दशकों से संघर्ष का शिकार रहा है। सीरिया 2011 से ही गृह युद्ध की आग में जल रहा है। बशर अल असद की सरकार और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष ने इस देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया है। इस दौरान आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन ने इस अस्थिरता का फायदा उठाया और 2014 में बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। इनफैक्ट बाद में इंटरनेशनल अलायंस की कोशिशों से इनका प्रभाव कम हुआ, लेकिन संगठन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और आज जब सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया है तो एक बार फिर इन संगठनों के उभरने का खतरा बन चुका है। बात आज हो रही है सीरिया की, क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद जिस तरीके से आईएसआईएस और अलकायदा जैसे बड़े टेरर ग्रुप्स का खतरा बढ़ गया है, उससे कई सवाल उठते हैं कि यदि ऐसे जो संदेह जताया जा रहा है, यदि ऐसा वाकई हो भी गया तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसका समाधान क्या है वो तरीके। क्योंकि लंबे वक्त से शीत निद्रा में पड़े सीरियाई गृह युद्ध ने धमाकेदार कमबैक किया है और लंबे समय से सत्ता संभाल रही बशर अल असद की सरकार बड़े ही गैर नाटकीय अंदाज में ढह गई। और इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का 60 वर्षों से चला आ रहा राज भी खत्म हो गया है। असद परिवार की अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने 1963 में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली और इन दोनों का ही दौर अब समाप्त हो गया है। 42 वर्षीय अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व वाली अलकायदा की ही एक शाखा हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई वाला विद्रोही मिलिशिया का गठबंधन वर्तमान में सीरिया का नेतृत्व कर रहा है और देश के सशस्त्र बलों में या तो बिखराव हो गया है या फिर उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। कुछ मामलों में सेना ने सीधे सीधे पाला बदल लिया है। अब इसके साथ ही यहां आतंकी संगठनों के फिर से उभरने का खतरा बढ़ गया है। इस गृह युद्ध के कारण पहले से ही कमजोर प्रशासनिक ढांचा, वहां का आर्थिक संकट और सीमावर्ती क्षेत्रों में कमजोर नियंत्रण ने इस समस्या को और ज्यादा जटिल बना दिया है। आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठन ऐसे माहौल का फायदा उठाकर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब अन्य वैश्विक मुद्दों मसलन यूक्रेन रूस युद्ध और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है, जिससे सीरिया की सुरक्षा और पुनः निर्माण में आवश्यक सहयोग की कमी हो रही है। तो इन परिस्थितियों में आतंकवादी संगठन खासकर उत्तरी सीरिया के असुरक्षित इलाकों में अपने नेटवर्क को पुनः संगठित कर सकते हैं और नए हमले करने की योजना भी बना सकते हैं। चलिए, सीरिया में सत्ता परिवर्तन के साथ आतंकी खतरा क्यों बढ़ गया है, ये हम बार बार बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत से अहम कारण हैं। वो कारण क्या है, थोड़ा सा इसे ब्रीफ में समझते हैं। जब हम इन कारणों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कारण आता है सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी। क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनता का विश्वास जीतने में समय लगता है। इस दौरान आतंकवादी संगठन
अस्थिरता का फायदा उठाकर खुद को फिर से संगठित कर सकते हैं। सीरिया में वर्तमान प्रशासन को भी ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा अहम कारण है वहां की कमजोर सीमाएं और वहां की सुरक्षा में भारी कमी। आप देखें कि सीरिया की सीमाएं बड़ी कमजोर हैं और इन्हीं सीमाओं से आतंकवादी संगठन अपने हथियारों और सदस्यों की आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया, खासकर इदलिब प्रांत, अभी भी आतंकवादी गुटों का एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है। तीसरा अहम कारण है अर्थव्यवस्था की बड़ी खस्ताहाली। सीरिया की इकोनॉमी गृह युद्ध से बुरी तरह अफेक्टेड है। बेरोजगारी और गरीबी ने युवाओं को आज विकल्पहीन बना दिया है। आतंकवादी संगठन इसी असंतोष और असुरक्षा का फायदा उठाकर युवाओं को अपने साथ लगातार जोड़ रहे हैं और जोड़ेंगे, आगे भी ये चलता रहेगा। जब हम इन आतंकी खतरों की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का हटना भी है। जी हां, सीरिया के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का हटना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सीरिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान बेहद कम हुआ है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों का जो फोकस है अब यूक्रेन, चीन और अन्य मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। कहीं ना कहीं इसने आतंकवादी संगठनों को अपने नेटवर्क को फिर से मजबूत करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। आतंकी संगठनों के उभरने के पीछे एक उदाहरण हम यहां पर आज अफगानिस्तान का भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले वर्षों में आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने के बाद आईएसआईएस ने वहां कई हमले किए। ऐसा ही खतरा अब सीरिया में भी हो सकता है। सीरिया के इदलिब और हामा जैसे क्षेत्रों में अभी भी आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे संगठन एक्टिव हैं। अक्टूबर 2023 में आईएसआईएस ने सीरिया के पूर्वी हिस्से में बड़े अटैक किए जिसमें कई लोग मारे गए। और अब सीरिया के लिए यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी सीरिया में कई क्षेत्रों में बशर अल असद सरकार का जो कंट्रोल है वो बड़ा कमजोर रहा। सीरिया में मौजूद संकटों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पहले जितना एक्टिव नहीं है। आईएसआईएस और अल-कायदा का नेटवर्क सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है। इनके समर्थक दुनिया भर में फैले हुए हैं जो उन्हें वित्तीय और मानव संसाधन लगातार मुहैया कराते हैं। अब हालात बेहद खराब है सीरिया में, और ऐसे में सीरिया में समाधान आखिर क्या हो सकता है? हमने वर्ल्ड इन फोकस पे इस सब्जेक्ट पर भी फोकस किया। ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहां पे रुकेंगे। जुड़े रहें जॉस हिंदी के साथ। वर्ल्ड इन फोकस में आज जब बात हम सीरिया की कर रहे हैं तो ये सीरिया, यमन हो या फिर गाजा का संकट या लेबनान, अब भविष्य का नया मध्य पूर्व पुराने मध्य पूर्व से ठीक उल्टा है। वर्तमान की घटनाएं औचक नहीं है, ऑल ऑफ सडन नहीं है। ये पिछले दशक का ही रिजल्ट है और इसकी दबी हुई शुरुआत अरब स्प्रिंग दौर में हुई। देश की नियति से आगे भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में हो रही उथल पुथल के लिए जिम्मेदारी के साथ क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय हल नहीं निकाला गया तो इसका व्यापक प्रभाव होगा, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मध्य पूर्व का संभावित परमाणुकरण भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। सीरिया में क्या होगा इसका भविष्य? इस क्षेत्र से बाहर आने के बाद भी क्या इसका असर वहां पर रहेगा? ये जो कुछ हो रहा है उन सबसे उबरने के बाद भी उसका असर क्या रहेगा? आने वाले महीनों में सीरिया की राजनीतिक हकीकत किस तरीके की होगी? हकीकत उजागर हो ही जाएगी, लेकिन किस तरीके की होगी? बहरहाल वर्ल्ड इन फोकस में दोबारा वहीं पर आते हैं जहां से हमने आज के सब्जेक्ट की शुरुआत की। हालात क्योंकि बेहद खराब है, ऐसे में सीरिया में समाधान आखिर है क्या? अफगानिस्तान में जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो वहां पर आईएसआईएस ने कई हमले किए, और ऐसे ही सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी संगठन एक्टिव हो सकते हैं। गौर हो कि सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके जैसे इदलिब में अभी भी आतंकियों का बड़ा गढ़ मौजूद है। तो ऐसे में सीरिया में शांति स्थापित करना एक बहुत जटिल और बहुआयामी काम है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक,
आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। और सीरिया में शांति स्थापित करना एक जटिल प्रक्रिया है। हमने पहले भी कहा, दूसरी बार फिर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के जाल में उलझ गया है। पिछले एक डेकेड से सीरिया गृह युद्ध, आतंकवाद और बाहरी हस्तक्षेप का शिकार रहा और इस स्ट्रगल में कई पक्ष शामिल हैं। सरकारी सेना, विद्रोही गुट, कुर्द बल और आतंकवादी संगठन जैसे आईएसआईएस। इसके अलावा रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान जैसे देशों के बीच जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा ने, उस कंपटीशन ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश में अलग अलग गुटों और समुदायों के बीच गहरे सामाजिक और धार्मिक विभाजन बन गए हैं, जो समाधान की प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। और इसके साथ ही युद्ध के कारण देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह से टूट चुकी है। लाखों रिफ्यूजीज और विस्थापित लोगों की वापसी, आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण और आतंकवादी संगठनों की समाप्ति के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। इन सभी पहलुओं को हल करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे में सबसे पहले देश में चल रहे संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों, खासकर सरकार हो या विपक्षी समूह हो या फिर नागरिक समाज, इन सबके बीच एक समावेशी वार्ता होना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में यूएन और वैश्विक शक्तियों जैसे कि रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान का सहयोग भी बहुत अहम है। दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों जैसे आईएसआईएस और अन्य चरमपंथी गुटों का प्रभाव खत्म करना मैंडेटरी हो गया है, जिसके लिए स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना बहुत जरूरी हो गया। फिर उसी सवाल पर आएंगे। सवाल यह है कि सीरिया के लिए समाधान और रास्ते क्या हो सकते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में चलिए समझते हैं। समाधान और रास्तों की जब बात आती है तो वहां पर स्थिर शासन चाहिए। नई सरकार को जल्द से जल्द स्थिरता लानी होगी और कमजोर क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करना होगा। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। दूसरा समाधान क्या हो सकता है? आर्थिक पुनर्निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीरिया की आर्थिक मदद करनी होगी। आर्थिक स्थिरता से बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे हल हो सकते हैं, जिससे आतंकी संगठनों की भर्ती पर लगाम लगेगी। सुरक्षा उपाय की जब बात आती है तो सीमाओं की निगरानी बढ़ाने के लिए सीरिया को पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेनी होगी। और चौथा सॉल्यूशन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों को अपने मतभेद भुलाने होंगे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। सीरिया के लिए यह समाधान और रास्ते आगे जाकर सही साबित हो सकते हैं। आप देखें कि असद परिवार के दशकों पुराने क्रूर शासन का अंत HTS, हयात तहरीर अल शाम ग्रुप के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने कर दिया। लेकिन इसके साथ ही देश के भविष्य पर कई अहम सवाल आज खड़े हो गए हैं। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया को एकजुट करने का वायदा किया, लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं। अंत में इतना ही कहेंगे कि आज सीरिया एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन यह शुरुआत तभी तो सफल होगी जब सरकार आतंकवाद के खतरे से निपटने में कैपेबल हो। यदि आईएसआईएस और अलकायदा को समय रहते रोका नहीं गया तो यह न केवल सीरिया बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। तो यह पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीरिया को इस कठिन समय में मदद करे। हम आशा करते हैं कि सीरिया जल्द ही शांति और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आज हमने अपने आखिरी सेगमेंट में कुछ समाधान की बात की, कुछ ऐसे वेज की बात की जिससे सीरिया में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप इस पर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका अपना क्या मानना है। और यू कैन गिव योर फीडबैक at info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। वर्ल्ड इन फोकस में इसी सब्जेक्ट के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष मैं गीत हाजिर होंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।